वो जग में जले जहां भी नमन पुनित नल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। म्यूट कर लें कृपया, सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। वंदे मातरम। सत्ताईस फरवरी 2022 आरजेएस के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, 6.5 साल से ज्यादा हो गए सकारात्मक भारत आंदोलन को गति देते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लोगों के लिए ये एक अनूठी मुहिम जो है 24 जुलाई 2015 में शुरू की गई थी और इसके तहत बहुत सारी बैठकें देश भर में हुई और उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आजादी की अमृत गाथा के 75 श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम को लेकर यहां उपस्थित है। आज आजादी की अमृत गाथा का 54वां अंक है और आप जानते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो तिरंगा मिला है उसका सम्मान हम लोग करते हैं, उसकी रक्षा करने का सबकी शपथ लेते हैं और यहां पर जो श्रद्धांजलि का क्रम है वो हम लोग अब शुरू करते हैं। टेक्निकल टीम से हम गुजारिश करेंगे कि वो हमारे महापुरुषों का यहां पर शेयर करें और उनके चित्रों पे, और बताना चाहेंगे कि YouTube पे आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर्स द्वारा आरजेएस फैमिली की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है, यानी वीडियो देश भर से यहां टेक्निकल टीम के पास आती हैं और उस वीडियो को जो स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की होती है उसे हम लोग YouTube पे अपलोड करते हैं। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। विजय सिंह पथिक जी, जो भारत के प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन के जनक रहे हैं, 27 फरवरी आपके जन्मदिन को हम लोग नमन करते हैं। विजय सिंह पथिक जी। प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये शहीद हो गए थे कुशवाहा कांत जी, जिन्होंने अपने उपन्यास के द्वारा देश भर में देशभक्ति की लहर, अलग तरह के एक उपन्यासकार थे, लेकिन लोगों की नकार
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 28 फरवरी पुण्यतिथि पे नमन करते हैं और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। वहां पर हम लोग श्रद्धांजलि देकर और पॉजिटिव स्पीकर्स इनके बारे में पढ़ रहे हैं, नई नई जानकारियां मिल रही हैं। विनायक दामोदर सावरकर 26 फरवरी पुण्यतिथि पर वीर सावरकर को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये इन सभी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों पे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। हर हफ्ते हम लोग लगभग 2 दर्जन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और 19 फरवरी पुण्यतिथि आचार्य नरेंद्र देव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ओजस्वी पत्रकार, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रेरणा पुरुष, महान शिक्षाविद, बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान रविंद्र जैन, जो कि रामायण में रामानंद सागर जी, गांधी के गुरु आप जानते हैं गोखले जी, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और 27 फरवरी बलिदान दिवस है, शहीद दिवस है, शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी पर भी आरजेएस फैमिली की ओर से यूट्यूब पे श्रद्धांजलि दी गई है, वीडियो अपलोड कर दिया गया है ताकि नई जनरेशन तक इन महापुरुषों के बारे में हम लोग पढ़ें और वो पहुंचाएं। ये इस जनरेशन की जिम्मेदारी है। तिरंगे की रक्षा करना ही एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है। वीर सुरेंद्र साई, स्वतंत्रता सेनानी की जयंती 23 जनवरी के अवसर पे हम लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आजादी की अमृत गाथा में नर्मदा शंकर लाल शंकर देव, स्वतंत्रता सेनानी को 26 फरवरी पुण्यतिथि पर हम लोग इन्हें नर्मद नाम से भी जानते हैं और ये फोटोग्राफ्स 27 वर्ष की आयु का है। और ये साहित्यकार हमारे अमृत लाल नागर जी को भी श्रद्धांजलि आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा में हम लोग दे रहे हैं। समाज का दर्पण होता है साहित्य, और यही सब साहित्यकार, कलाकार, इन सबों का फर्ज है कि वो समाज में गायन के द्वारा, तलत महमूद जी ने अपनी जो आवाज थी, गजल की दुनिया का राजा भी कहा जाता है, 24 फरवरी जयंती पर हम लोग इनको नमन करते हैं। तलत महमूद को सुनते हुए पूरी जनरेशन बड़ी होती है। इन कलाकारों को भी याद रखना समाज की जिम्मेदारी है ताकि हमारे बीच नए नए अच्छे कलाकार सामने आए, उनका मनोबल बढ़े। तलत महमूद को आज हम लोग कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। नानाजी देशमुख, महान विचारक, राष्ट्र सेवक, चित्रकूट को अपना कर्मस्थली बनाया और ताउम्र जो है समाज सेवा के लिए लगे रहे। हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं। अपने वे हैं जो सदियों से पीड़ित एवं उपेक्षित हैं, यानी कि कमजोर वर्गों की आवाज बनकर नानाजी देशमुख पे आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान भी घोषित किया गया है और यही आरजेएस की फिलॉसफी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज मनाया जा रहा है। 28 फरवरी को खोज किया था सीवी रमन जी ने। नेशनल साइंस डे भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज आजादी की अमृत गाथा का 54वां अंक रखा गया है। हर रविवार आरजेएस वेबिनार। गणेश वासुदेव मावलंकर, दिल्ली में मावलंकर हॉल भी है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया जा रहा है। 27 फरवरी गणेश शंकर वासुदेव। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के साथ आरजेएस फैमिली के साथ जो है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संपन्न होता है। आजादी की अमृत गाथा के 54वें अंक
की शुरुआत हम लोग अब करने जा रहे हैं और ये अखबारों के द्वारा, मीडिया, पॉजिटिव मीडिया के द्वारा सांध वीर अर्जुन, इसी खबर को, जो विज्ञान दिवस आप मना रहे हैं, यहाँ पे देखिए बैनर भी है, मुख्य अतिथि के साथ सभी गणमान्य अतिथि हैं। और सांध वीर अर्जुन एक पॉजिटिव अखबार है जिन्होंने लोगों तक इस खबर को पहुंचाया। और ये हिंद आत्मा, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आजादी की अमृत गाथा का आरजेएस वेबिनार आयोजित किया जा रहा है 27 फरवरी 2022 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। तो मीडिया के द्वारा भी आरजेएस की चीजों को आगे पहुंचाया जा रहा है। विज्ञान दिवस पर आरजेएस वेबिनार में सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर डॉक्टर करण सिंह का व्याख्यान, इस माध्यम से भी हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब पर हर हफ्ते लगभग 2 दर्जन महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों को की जीवनियों को हम लोग अपलोड करके नई पीढ़ी तक पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। और सभी इसको पढ़ते हैं। अलग अलग राज्यों के लोग हैं जो इन स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों पे पढ़ते हैं, फिर वीडियो भेजते हैं और आरजेएस की टेक्निकल टीम जो है उसे यूट्यूब पे अपलोड करती है, ताकि नई पीढ़ी तक एक नई परिभाषा के साथ नए लोगों के विचार जो हैं महापुरुषों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पहुंचाया जा सके। और अब यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। एक बार टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो बैनर दिखा दें आज का। 27 फरवरी 2022 को RJS-TJAPS KBSK की आजादी की अमृत गाथा का 54वां अंक, पॉजिटिव एंड साइंटिफिक थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, दीर्घकालिक भविष्य के लिए सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसी पर आरजेएस नेशनल इंटरैक्टिव सेशन है, क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होगा। और यहाँ पर सभी गणमान्य अतिथि हैं और बारी बारी से सभी आएंगे। बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जो है सभी अपने अपने विचार प्रकट करेंगे और क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर यह भी बता दें कि मुख्य अतिथि जो हर रविवार आरजेएस वेबिनार है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे 6 मार्च रविवार है, तो उस दिन आजादी की अमृत गाथा का अंक होगा, महिलाओं का, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। तो उसे हमारे मुख्य अतिथि जो है वो लोकार्पण करेंगे आज के इस अंक में। और अब हम ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए मिस्टर प्रफुल्ल सेठ जी, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट FIP और वाइस प्रेसिडेंट पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस, आमंत्रित करते हैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। प्रफुल्ल सेठ जी को आजादी की अमृत गाथा के 54वें अंक में स्वागत है। ओपनिंग रिमार्क्स के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उदय मन्ना जी। जय हिंद सर। डॉक्टर AK बच्चन साहब, सदीज जी, विशेष अतिथिगण और आज के प्रोग्राम में उपस्थित श्रोतागण, जय हिंद, वंदे मातरम। As you all know, RJS was instituted in the year 2015. Since that, RJS Ram Janki Sansthan, New Delhi, and TJAPS KBSK, West Bengal, have been engaged in the promotion of Positive India movement. Ever since the inception of RJS Parivar, 152 physical meetings have been organized in different states with the theme Positive Media, Positive India Movement, Sakaratmak Soch, on the subject of tremendous interest to all of us. I'm also happy to say that more than 150 Uday Manna Facebook Live programs for Positive India Movement have been conducted by inviting outstanding individuals from India and abroad. 2 annual programs are held on Republic Day and Independence Day every year by RJS Parivar. RJS Positive India Movement extends to 25 states in India. पिछले साल राष्ट्र प्रथम राष्ट्र एक परिवार विश्व एक घर was launched on
23rd March on Shahid Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev Martyrdom Day with Swayam Ka Swami Bane campaign. RJS Positive Media is releasing life and works of 24 great men of India every week. Namaskar, sir. Namaskar, sir. RJS Positive speakers of different states send such videos to our YouTube channel. Today is our 54th webinar on 50 years of Golden Jubilee of AZADI ka AMRIT GATHA. I'm very pleased to bring greetings to RJS family from the Consumer Online Foundation and Patient Safety and Access Initiative of India Foundation. Mr. Bijan Mishra should join us very soon. He is the founder of these consumer organizations. अब जब आज साइंस डे है, जब हमारे सामने विश्व विकल्प वैज्ञानिक सर सीवी रामन जी का को हम याद करते हैं, 20 सेंचुरी जो थी, 20वीं सेंचुरी, वो एक शायद भौतिक विज्ञान और फिजिकल साइंस की सेंचुरी कहा जाए, और 21वीं सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, जिसमें हम अपेक्षा करते हैं of long and healthy life for all our people with great emphasis on quality of life issues. आज का प्रोग्राम very aptly is about positive and scientific thinking of a long-term future. And to make it more meaningful, we have an inspirational talk by our chief guest, Honorable Dr. Karan Singh ji, which we are all eagerly looking forward to hearing. वैश्विक रूप से फ्रॉम साइंस एंड साइंटिस्ट हम काफी अपेक्षा करते हैं. वी हैव मेनी एक्सपेक्टेशंस ऑन स्वरूप मिशन एंड कैरियंटिक योजना. वी एक्सपेक्ट अवर साइंटिस्ट टू डिलीवर अफोर्डेबल बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन्स थ्रू इंटेंसिव रिसर्च, innovation, and keeping safety as the most important parameter. Safety is guaranteed when scientists create an evidence by conducting multiple trials on products' safety and efficacy. In healthcare, now focus is shifted from औषधि केंद्रित to मरीज केंद्रित. वैश्विक स्तर पर, in the world today, India has adopted Bhumika as the pharmacy of the world. Jai Hind, Vande Mataram. Now I request our moderator to take the matter further. Thank you, sir. Thank you. आज के मॉडरेटर मैं बताना चाहूंगा बालेंदु दाधीच जी हैं, बालेंदु शर्मा दाधीच जी, जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट, और बहुत ही पुराने हमारे फ्रेंड हैं और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं. हम उनका हार्दिक इस मंच पर स्वागत करते हैं, यहाँ ये जानकारी देते हुए कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कर्ण सिंह जी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं. तो डॉक्टर कर्ण सिंह जी को आमंत्रित करेंगे उससे पहले सभी लोगों का स्वागत करने के लिए. बालेंदु शर्मा दाधीच जी. जी जय हिंद. जी जय हिंद. सबसे पहले आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन, आपका अभिवादन. हमारे लिए बड़े सौभाग्य और गौरव का विषय है कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे साथ में भारत की एक महान विभूति, आज के भारत की, आज का जो समकालीन भारत है, उसमें जो श्रेष्ठतम व्यक्तित्व आप कहेंगे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, ऐसे विविध क्षेत्रों में अपनी प्रबल और प्रेरक उपस्थिति से देश को प्रेरित करने वाले सम्माननीय डॉक्टर कर्ण सिंह जी आज हमारे बीच में हैं. ये सिर्फ प्रसन्नता का विषय नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्माननीय डॉक्टर कर्ण सिंह जी इस देश की जो बुनियादी मनीषा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं. ये देश विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति, अध्यात्म
धर्म और ऐसी अनगिनत जो हमारी परंपराएं जो आज तक हमारी चली आई हैं, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि आज के समाज में वो कड़ी हमसे किसी तरह से थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। हमारी जो महत्वपूर्ण, जो हमारी सुदीर्घ परंपराएं हैं, उनकी जो कड़ी थोड़ी कमजोर पड़ रही है आज के समय में। आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी का जो मार्गदर्शन है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो शोध है, उनका जो चिंतन और लेखन है, इस देश को कितना कितना मार्गदर्शन दे सकता है, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आपके बारे में विस्तार से परिचय बाद में दिया जाएगा, किंतु मैं आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज हमारे इस विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, बहुमूल्य समय निकाला। आपका प्रणाम और आपका अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की जो शुरुआत है, जैसा कि स्पष्ट है, हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में चर्चा करेंगे, और डॉक्टर करण सिंह जी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि भारतीय परंपरा जो है वो विज्ञान की परंपरा भी है, बहुत गहराई से विज्ञान की परंपरा है। और हमारे यहाँ का जो विमर्श है, आज की बात छोड़े, सदियों से हमारा जो विमर्श है उसमें ज्ञान विज्ञान एक प्रधान तत्व रहा है। तो वो तत्व आज भी हम सबके सामने यहाँ पर एक उद्घाटित होगा, हमारे सामने आएगा, उसकी आशा हम रखते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आरजेएस परिवार के सलाहकार हैं। आरजेएस परिवार के बारे में कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि ये जो परिवार है, ये अपने आप में एक अलग तरह का संगठन है। ये ऐसा संगठन है जो सकारात्मक विचारधारा को लेकर के आगे चलता है। ये ऐसा संगठन है जिसकी चर्चाओं में आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी, ऐसी चीजें जिनको हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है, जैसी ऐसी चीजें जो हमारे आम आदमी तक हमको ले जाने की जरूरत है, जो इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकती है, उस तरह की चर्चाएं यहाँ पर होती हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मीडिया से आते हैं, उनका संबंध मीडिया से है, और देश के विविध पक्षों से भी आते हैं, किंतु जो बुनियादी उद्देश्य है वो देश को आगे ले जाना, देश के प्रति अपना योगदान देना, देश के विमर्श को एक सकारात्मक दिशा देना, वो इस संस्था का उद्देश्य है। तो एक बहुत सामान्य सा परिचय मैं उसके बारे में देना चाहता था। और अब मैं प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। ये ओपनिंग रिमार्क्स प्रफुल्ल सेठ जी ने कर दिया है जी, ठीक। वेलकम के लिए धन्यवाद। और उसके बाद मेरा संक्षिप्त में एक वेलकम था 2-3 मिनट का। जी 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 जी। तो मैं भी हमारे वैसे आदरणीय हमारे डॉक्टर करण सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो प्रिय साथीगण, एक्चुअली ब्रीफली मेरे को बताया गया कि थोड़ा सा वेलकम एड्रेस में बताऊं कि आरजेएस परिवार और टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो नेशनल साइंस डे के पूर्व संध्या में कर रहे हैं, I just want to briefly say that it's a very important, my experience with Sri Uday Manna ji and the many webinars that I've attended, especially I have learned so much. Our Professor Bijan Mishra, everyone who is participating is a very important member. I'll say more in English and less in Hindi because our Balendra Sharma ji has spoken more in Hindi. So friends, it's a really wonderful day that on the eve of National Science Day, we are met at this AMRIT GATHA. In the context of the 75th anniversary of India's independence, I must give full credit to RJS Parivar and particularly the way Sri Uday Manna ji has steered the whole thing. And in such a wonderful, एक जो भाईचारा मैत्री भाव का जो भावना है, उतना सुंदर तरीके से आपने इसको चलाया है। और मैंने कई बार जब भी मुझे अवसर मिला है, मैंने जब भी भाग लिया है, I have really benefited from each one of this. एक जो आपने जो वेबिनार किए हैं वो एक मोती के समान है और हर मोती की अपनी विशेषता है और जो विषय भी लिया गया है। तो टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक सर्वधर्म मंच है
जो हमारे आदरणीय डॉक्टर करण सिंह ने एक्चुअली बहुत पुराना है, 60 वर्ष पुराना ये एक मंच है और हमारा मेन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इंडिया का हमारे आदरणीय डॉक्टर करण सिंह के नेतृत्व में हम लोग ने बहुत दशकों से सर्वधर्म मंच चलाया है और उसमें जितने भी पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स थे उसमें भाग लिया है और इंडिया की जो प्राचीन जो एक धरोहर है उसको भी प्रस्तुत किया है और साथ साथ जो प्रासंगिक विषय भी है उसको भी हम लेते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आरजेएस परिवार के साथ टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पूर्व संध्या में हम एकत्रित हुए हैं। तो इससे ज्यादा न कहते हुए मैं फिर से अपने हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। और चूंकि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं तो मुझे लास्ट में जब समय मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर्स के समय में मैं अपनी एक दो बात रखूंगा। तो टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो स्रोत, प्रेरणा के स्रोत एक महिला थी जूलियट हॉलिस्टर, और उन्होंने 60 वर्ष पूर्व ये संस्था की स्थापना की और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। भारत में भी वो आई थी और यहाँ पर भी डॉक्टर करण सिंह ने जी उनका स्वागत किया था, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण भी किया। तो हम जानते हैं कि भारत की जो प्राचीन एक सभ्यता है और जो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश हमने पूरे विश्व को भेंट किया है, उसी संदर्भ में हम अपने विभिन्न धर्मों के साथ आदान प्रदान करते हैं और हम हर वक्त चेष्टा करते हैं कि एक सामंजस्यता, एक समन्वय और एक सीखने की प्रक्रिया में रहते हुए हम अपने समृद्ध और उज्जवल भारत के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। तो इसमें पर्यावरण की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्त्री पुरुष की समानता की बात आती है और धर्म में जो आध्यात्मिक शक्ति है वो विज्ञान के साथ साथ कैसे देश के प्रगति के लिए हम लोगों को जागरूक करें, प्रभावित करें, प्रेरित करें, हम इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से उदय मन्ना जी, आपका फिर से मेरे हृदय से आपको धन्यवाद करता हूं और हमारे यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन को भी हम धन्यवाद करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे प्रोफेसर चंद्र मोहन जी भी साथ जुड़े हैं, जो मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। तो मुझे खुशी है। बाकी सभी लोगों का नाम मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारे डॉक्टर करण सिंह को सुनने के लिए हम सब बहुत इच्छुक हैं। We are all looking forward to a presentation. And only last point that I want to make is this 2022 National Science Day subject, which the government of India has selected, is integrated approach in science and technology for sustainable future. एक सतत भविष्य के लिए कैसे विज्ञान का योगदान को हम समझें और कैसे टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग करते हुए एक हमारे समृद्ध और उज्जवल भारत के लिए हम सब एकजुट होकर अपनी सेवाएं दें। तो यहीं पर मैं अपनी बात को पूर्वविराम देता हूं और फिर आगे के लिए हमारे मॉडरेटर जी, आप फिर से कार्यक्रम को जारी रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर ए.के. मर्चेंट। आज के कार्यक्रम में इसके बाद मुझे संक्षेप में अपनी बात कहनी है और उसके बाद मैं अन्य वक्ताओं को सम्माननीय डॉक्टर करण सिंह जी को फिर उसके बाद हमें सुनना है। तो हम सब उसके लिए बहुत उत्सुक हैं। कुछ क्षणों के बाद हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे। उससे पहले छोटे छोटे दो वक्तव्य और हैं, तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूं। और उससे पहले मुझे अपनी छोटी सी बात कहनी है, तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा उसके लिए। आप सबको प्रणाम। ये जो हमारा देश है, ये तमसो मा ज्योतिर्गमय का उच्चारण करने वाला देश है, जहां ज्ञान विज्ञान जीवन को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में एक लक्ष्य रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। हमारे यहाँ अतीत से ही ज्ञानार्जन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है, जिसका हमें गर्व है और होना भी चाहिए। शून्य से लेकर अंक प्रणाली और पाई से लेकर बाइनरी अंकों के प्रयोग तक बहुत कुछ भारत ने विश्व को दिया है। आयुर्वेद और योग विश्व को हमारी शाश्वत देन है, जो संभवतः अनंत काल तक विश्व को दिशा देती रहेगी, लाभ पहुंचाती रहेगी। किंतु अतीत को हम कब तक
उसका उत्सव मनाते रहें, ये एक प्रश्न हमारे सामने, एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या अतीत ही सब कुछ हो सकता है? क्या हमारे लिए वर्तमान और भविष्य वो भी उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है? ये प्रश्न हमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सोचने की आवश्यकता है। अतीत हमारे वर्तमान को प्रेरित करे, ये आवश्यक है, लेकिन वो हमें इतना संतुष्ट ना कर दे कि हम सदियों पुरानी उपलब्धियों में ही प्रसन्न रहें। हमें ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने वर्तमान को भी उतना ही समृद्ध बनाने की आवश्यकता है जैसा कि समृद्ध हमारा अतीत था, कम से कम इस क्षेत्र में। और उसके लिए हमें मंथन करना होगा कि हमारे समाज के मानस में आज वैज्ञानिकता कितनी है, उसका कितना प्रसार हो रहा है। मित्रों, हमें इस बात को भी बेबाकी के साथ स्वीकार करना होगा कि भारत जैसे कुछ अन्य देश भी हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हमारे पड़ोस में चीन का उदाहरण देखिए, आप बेबीलोन का उदाहरण देखिए, आप मेसोपोटामिया का उदाहरण देखिए, जो अन्य सभ्यताएं हुई हैं उन्होंने भी दुनिया को काफी कुछ दिया है। इस तथ्य को भी हमें स्वीकार करना होगा। जब मैं चीन की बात करता हूं, चीन ने कागज बनाने की सौगात दी दुनिया को, बारूद दिया, छपाई दी, कंपास दिया, मशीनी घड़ी दी, रेशम दिया, छाता दिया, एक्यूपंक्चर दिया, अबेकस दिया, ऐसी अनगिनत चीजें चीन ने भी दी। भारत ने भी अनगिनत चीजें दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज का चीन अपने समृद्ध अतीत को उतना ही रेखांकित करता रहता है जितना कि हम करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने वर्तमान को भी समृद्ध बनाने में जुटा हुआ है। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा कि चीन ने कृत्रिम सूर्य बना लिया है, जहां करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को ले जाया जा सकता है। कुछ दिनों पहले मैं शंघाई में था, जहां मैंने चीन की मैग्लेव ट्रेन को देखा, जो एक मैग्नेटिक प्रणाली का इस्तेमाल करती है और 700 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा कर सकती है, जिसकी बदौलत चीन के बड़े शहरों के बीच में अधिकतम 3 घंटे की अवधि में यात्रा की जा सकेगी। और चीन अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की प्रक्रिया में है, तैनात करने की प्रक्रिया में है, तो अपना अलग इंटरनेट स्थापित करने की महत्वाकांक्षा भी रखता है। ऐसे अनगिनत नवाचार या इनोवेशन चीन में हो रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार से चीन का प्रशंसक नहीं हूं, किंतु यहां अगर यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें भी उसकी तरफ ध्यान देने से, उससे प्रेरित होने से कोई नहीं रोकता है और हमें कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास बहुत सीमित समय है, किंतु मैं कुछ प्रश्न आपके समक्ष छोड़ना चाहूंगा। अपने आसपास हम लोग जो कुछ देखते हैं उसमें से किस चीज का आविष्कार हमारे देश में हुआ है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। मित्रों, मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपको असहज करेंगे। कागज मेरे सामने है, पेन, कंप्यूटर, माउस, हेडफोन, जूम जो आज जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आपस में बात करने के लिए, घड़ी, टूथपेस्ट, साबुन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, रसोई घर की चिमनी, माइक्रोवेव, किताब, बिजली, आप जहां नजर डालेंगे उनमें से कितनी चीजें हैं जिनका आविष्कार भारत में हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम दुनिया को ऐसा कुछ दे सकते हैं जो स्थायी रूप से विश्व के साथ रहेगा? ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का एक संदेश होना चाहिए। हमारे यहाँ कितने वैज्ञानिक शोध होते हैं और उनमें से कितने वैज्ञानिक शोध वैश्विक स्तर पर प्रकाशित होते हैं या सराहे जाते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। विज्ञान पर हमारे यहाँ कितनी किताबें छपती हैं दुनिया के तुलना में, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमने वैश्विक स्तर पर कितने वैज्ञानिक संस्थान दुनिया को दिए हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन संख्याओं पर ध्यान देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भारतीयों को अपने संख्या बल पर गर्व है, किंतु अपनी जनसंख्या के अनुपात में हम दुनिया को कितनी बड़ी संख्या में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपहार दे रहे हैं, वो सोचने का विषय है। आम भारतीय परिवारों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति लगाव उत्पन्न हो, हमारे घरों में ऐसे विषयों पर चर्चा हो, इन क्षेत्रों में जाने के लिए हमारे भीतर महत्वाकांक्षा पैदा हो, यह आवश्यक है। क्योंकि आज ही नहीं, कल भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रों की शक्ति का प्रतीक थी। अमेरिका और रूस के बीच सिर्फ सैन्य प्रतिद्वंदिता ही नहीं थी, वैज्ञानिक प्रतिद्वंदिता भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट विज्ञान और कृत्रिम उपग्रहों से लेकर परमाणु शक्ति और इंटरनेट तक की अद्भुत वैज्ञानिक परिघटनाएं हमारे सामने आई। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत विश्व का नेता है, किंतु यहां पर एक बिंदु हमें ध्यान देना होगा और वो आने वाली संभावनाओं के प्रति भी हमें सचेत करता है। सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में भारत विश्व नेता है और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो लोग हैं सक्रिय हैं, उनमें से अधिकांश अंग्रेजी की पृष्ठभूमि से आते हैं।
भारतीय भाषाओं की पृष्ठभूमि से आने वाला 92% भारत सूचना क्रांति से काफी हद तक दूर है। कम से कम प्रतिभागिता उसकी जो है वो एक उपभोक्ता के रूप में अधिक है, प्रदाता के रूप में नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए कि यदि 8% अंग्रेजी जानने समझने वाला भारत दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी हो सकता है, तो यदि हम 100% भारत हो, यानी सभी भारतीय भाषाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ले आते हैं, तो भारत कहां होगा, वो कहां जा सकता है। अब एक अंतिम बात, ग्रेजुएट्स यानी स्नातकों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे यहाँ पर 7.8 करोड़ स्नातक हैं। चीन 7.76 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद अमेरिका। लेकिन ये जो हमारे स्नातक हैं, इनमें यदि विज्ञान और तकनीक से जुड़े स्नातकों का प्रतिशत देखा जाए, तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 26% स्नातक स्टेम के क्षेत्र से आते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। लेकिन चीन में ये संख्या 41% है, 41%। और आप देखेंगे कि जिन देशों ने अपने यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बढ़ावा दिया, वो दुनिया में शक्ति, राजनीति, वाणिज्य और विज्ञान सभी क्षेत्रों में आगे हैं। तो ये हमारे सामने एक स्पष्ट संदेश आता है कि हम जो अपनी स्कूलों के बाहर लिखते हैं ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, उस पर हमें उसी भावना के अनुरूप आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे समाज को वैज्ञानिक मानस की ओर ले जाने की आवश्यकता है। और अगर यदि हम ऐसा कर सकते हैं, तो इस अद्भुत संख्या बल और अद्भुत प्रतिभाओं की इस संख्या के बल पर भारत दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, ये हमें सोचना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए हमारे अगले अतिथि वक्ता प्रोफेसर चंद्रमोहन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रोफेसर चंद्रमोहन। प्रोफेसर चंद्रमोहन हमारे बीच हैं, उपस्थित हैं, या हम यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, हाँ उपस्थित है, यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को जी, आप उपस्थित हैं। तो पहले प्रोफेसर चंद्रमोहन जी से आप अपना अनम्यूट करें। प्रोफेसर चंद्रमोहन जी, यू हैव टू अनम्यूट। यहाँ आप नाम देख सकते हैं, श्री बालेंद्र शर्मा जी। हाँ, अब हो गया? हाँ, अब हो गया जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है जी? शर्मा जी, अब ठीक है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सोचा था पहले हम अपने पूज्य करण सिंह जी को सुनते, पर आपने मुझे बुला लिया पहले, सबसे पहले। चलो मैं नहीं, अगर हमारे आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी आप हमारे साथ हैं अभी। एक्चुअली महाराज जी had told me that half an hour, but sir, Maharaj ji, if you are with us, so should we hear Professor Chandramohan, or would you like to make your keynote address? You are muted, sir. Please unmute, Dr. Karan Singh. Please unmute. I couldn't hear you. Unmute करें आप। अच्छा, पहले तो ऑर्गेनाइजर भी अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी तकनीकी टीम में जो है, शर्मा पहले उनसे सुने हम। मैं तो डॉक्टर करण सिंह कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपका म्यूट है। डॉक्टर करण सिंह, यू हैव टू अनम्यूट प्लीज। there is that icon here. I can't hear you. Somebody has to unmute. There is this icon, you have to just press it and it will get unmuted. कौन है आपके पास? मिस्टर पंकज दिमान, आप हेल्प कर रहे हैं? I can't hear. I can see the movement of the lips. Yes, now we can hear you, Maharaj ji. Yes, I couldn't hear you. Okay, so if you agree, then Professor. जो दीदी जी ने क्रम बनाया है उसी क्रम पे चलिए। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है बालाजी जी। प्रोफेसर चंद्रमोहन जी। तो कहने वाली बातें वो तो लोग सब कह बैठेंगे मेरे, लेकिन कोई ऐसा नहीं। हाँ, मैं बोलूं पहले?
Respected Karan Singh ji and Shri Prafulla ji and Sharma ji and my dear friend A.K. Merchant Saab. It is indeed my pleasure to be invited to this event. I would like to thank the organizers and will be pleased to express my feelings and thoughts on this very engaging topic, which takes into consideration positive and scientific thinking for the future of India and the world. To speak on this given topic, my starting point focuses on a poem by English poet Robert Browning, which aptly describes the firm belief of optimism, and also it goes ahead towards the possibilities of spiritual thought with which we continue like that. Now, are you hearing me, sir? Okay. Now, this is, being a student of comparative literature, I will only make my point in 5-7 minutes. And the point which I'm making is correlated from positivity to scientific thinking. The first of all, the poem titled is Grow Old Along With Me, the Best Is Yet to Be. The best is yet to be, the last of life, for which the first was made. Our times are in his hand, who saith, a whole I planned. Youth shows but half. Trust God, see all, nor be afraid. Now here, I'm really very much happy to note that the poet says our times are in his hand. It means he also expresses faith in God and in Almighty. And as such, we find here the thing which, of course, comes to us from Gita. What a remarkable coincidence we notice here, that we find an affinity of the great thought expressed in these lines. And these lines are, of course, very much taken to the spiritual faith expressed by Lord Krishna in Bhagavad Gita. I quote from chapter 6, Sankhya Yoga, and it says, and of all the yogis who always abide in me with great faith, worshipping the transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and in the highest of all. Thus, the optimistic philosophy conveyed through Robert Browning's poem, Our Lives Are in His Hand, who saith a whole, who saith ultimately that God, trust God, we see him all, is here quite akin to the spiritual thought conveyed in the above shloka from Bhagavad Gita. And it is very convincing reasoning to approach and follow a positive and scientific thinking to our life. Now, since I belong to Punjab, I think the capsule summary which Guru Nanak has given us in his 3-point formula is applicable both to present, future, and it also has its own strength. Guru Nanak says, and rather I would say he was the only single Guru who traveled the whole world, and with his disciples, Bala and Mardana, and joyfully in the name of God, he wandered and he throughout the world, preaching the sermon
and to the service to humanity and God. And his 3 capsule formula is A, Krit Karo, that means do good to others. B, Vand Khao, that means Baant Ke Khao, give 5 to 10% of your income as charity to needy people. And for the remaining time, do japa of the name of God and remain satisfied and happy. Now, since the title of our today's convention is positive, positivity somehow arises out of optimism, and optimism is related to positivity, and ultimately both are convergent in our reasonable and scientific thinking. This is my feeling. It may be noticed that we are lucky to have the sermons and teachings from great spiritual masters, Swami Vivekananda and Sri Aurobindo, who gave us the treasures of their spiritual discourses, which is based on scientific temper. Karan Singh ji, we respect him so much, and I have read his works very much. But he has said in his in the summary form is that he does not see any contradiction between the Vedantic and technology, because his belief is, and I share this thought with all of my friends here, that this is something, scientific temper automatically comes with the Gospels or the teachings and the analytical rendering of the Vedantic process provided by Sri Aurobindo, and I quote a few lines from his works. Sri Aurobindo says, the surest way towards this integral fulfillment is to find the master of the secret who dwells within us, open ourselves constantly to the divine power, which is also the divine wisdom, and love and trust to it, and to effect the conversion. But it is difficult to do so for an egoistic consciousness, and at that time, the beginning, and particularly still it is difficult to do it perfectly and in every strand of our nature. So I've quoted these lines to show that how scientific temper is the very basis of his thinking, and nobody, whether it is Swami Vivekananda or Swami or Sri Aurobindo ji or Dr. Karan Singh ji, they feel that it comes to us automatically, this scientific temper, when we reason it out. As the petals come to flower, similarly, this is a kind of thing which we get and grow ahead and all that. Now, I would like to cite another scientific, rather I will call him media guru. I met this man in Canada. His name is Marshall McLuhan. He is known for giving the whole theory of media, what we read today or practice today in the form of technology and also in the form of computer sciences. He preached it, rather he took me to his laboratory there. And I will only want to conclude by saying that Marshall McLuhan said that computer has definitely held us the promise of a technologically engendered state of universal understanding and unity. If we can't separate the two, then we will not be able to understand the basic of his technology and the message. A state of absorption in the logos and could knit man and also in the family and create a perpetuity
of collective harmony and peace. So look at his gesture. He starts with media, comes to unity, comes to humanity, and absorption of all the things which, of course, we create in a perpetuity of collective harmony and peace in the world. I think I will not go further because we are waiting our Maharaj Ji, Karan Singh Ji, to address us. This is just an introduction, and I'm grateful to all the organizers, friends, and particularly to my friend A.K. Merchant Saab, that he has given me a few minutes to address it. Next time we'll come further. Thank you very much. Thank you so much, Professor Chandramohan, for your valuable thoughts and your inputs, as well as sharing your experience with us. Especially your mention that the Vedantic thought and the Vedantic background has no contradiction with modern science. I think that is a very important aspect of your lecture. Thank you so much for that. Thank you. Now I move forward with the program, and I invite Dr. A.K. Merchant. He's already spoken. Merchant has already spoken. Yeah, Mr. Sharma ji, I've already spoken. That's what I want to say. Please don't call him again. Yeah. I will only wait till the question answers. Yeah. Now we have Maharaj ji, Honorable Dr. Karan Singh. So I was inviting Mr. Merchant to formally welcome the chief guest, Maharaj. Yeah, oh, actually, yes, that part, yeah. Yeah, actually, friends, हमारे उदय मन्ना जी और आप सब लोगों ने हमारे महाराज जी का बहुत अच्छा परिचय तो दे चुके हैं, and everybody knows that as the Maharaja, as the Sadr Riyasat of Jammu and Kashmir, right from the age of 18, Maharaj ji's contribution to India's progress, prosperity, advancement in the form of so many fields, he was the youngest minister in the Indira Gandhi government cabinet from the age of 37 onwards. To me, Maharaj ji is a philosopher, statesman of our times. And I can go on saying a lot, but since we would all love to hear Maharaj ji himself on this eve of the National Science Day, and his own, very profound insights as to how the ancient Indian heritage, as Balandev Sharma ji also in the beginning mentioned, is very important and integral. And at last, the whole world is now turning to India and recognizing and giving it the rightful place. So within that perspective, Maharaj ji I've heard him on many occasions on different topics, and I look forward today for his presentation on this National Science Day. So friends, Dr. Karan Singh ka to parichay to dena, it's like putting a lamp near the sun. So I can't do adequate justice, but I'm very fondly attached to Maharaj ji, not only for his many guidance on our running of the Temple of Understanding, but also in his tremendous, generosity and his concern for the people of India. He is truly a lover of humanity, and he feels deeply whatever things that are happening, which are causing so much of pain and suffering to the masses of our country. So friends, as a philosopher, statesman, as a long-standing minister in the government of India, member of parliament, both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, as the chairman of the Auroville Foundation, Maharaj ji has served India in so many fields for the last 70 years, more than 70 years. So we are all beholden to him, and we look forward to his presentation at our RJS Parivar and Temple of Understanding webinar on the eve of National Science Day. Thank you very much. I've not done justice, but please forgive me. Thank you so much, Dr. A.K. Merchant. I think none of us can do justice to the great personality and the work that Dr. Karan Singh is known for. However, we can only express our profound respect for him and his work, his thought, and his contribution to the country, as well as the society. So now is the time for which we were waiting for quite some time, in fact, many days after this event was announced. And now the time has come
for us to hear the inspiring thoughts of Dr. Karan Singh. I invite. How much time do I have? Sir, for you, there is no limit. There is no limit of time. Because, We are all, we are all 20 to 25 minutes is what Maharaj has all said. right. Yes. So I invite Dr. Karan Singh to share his thoughts, please. RJS परिवार फाइनल वाला बंद कर दे। के बीच में कौन बोल रहा है? RJS परिवार के अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, प्रोफेसर नरेंद्र शर्मा ददीची, अन्य वक्ता यहाँ हमारे मित्र एक इन्वेस्टर है, कई वर्षों से हम लोग साथ इकट्ठा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रमोहन है, हमेशा एक हंसी मजाक में बड़े विद्या की बातें कहते हैं, बड़े अच्छे टाइम। और अन्य जो वक्ता है सबको मेरा नमस्कार। श्रोता तो आजकल अदृश्य रहते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं अंग्रेजी में अपना भाषण करूं, मैं हिंदी में 2 शब्द बोलना चाहता हूं। मैं वैज्ञानिक नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों के साथ मुझे मिलने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हुए। आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी, जिनके नाम पे आज ये नेशनल साइंस डे है, और सीवी रमन, उनसे भी मैं मिला। और जब मैं उनसे मिला और मैंने नमस्कार किया और बधाई दी नोबेल प्राइज, तो कहने लगे, आई एम नाउ वेटिंग फॉर माय सेकंड नोबेल प्राइज फॉर द वर्क दैट आई एम नाउ डूइंग। देखिए, इतना कार्य करने के पश्चात भी, इतनी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी उनका कार्य समाप्त नहीं, वो नए कार्य को लगे होते और आशा रखते थे कि संभवतः उस नए काम के लिए भी उनको नोबेल प्राइज। उनसे भेंट हुई तो दोनों सॉल्ट में वैक्सीन के इन्वेंटर हैं, उनके साथ मेरा काफी संबंध रहा। उनका सॉल्ट इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया, बहुत उनसे बातें कार्ल सेगन जो एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, कॉस्मोस इत्यादि, उनसे हमारा बड़ा संपर्क है। इंडिया प्रिगोजी जो बेल्जियम के बहुत बड़े नोबेल लॉरिएट हैं, उनसे मेरा संबंध रहा है। अपने प्रोफेसर सीवी नार्लिकर जो है, जो ऑयल नार्लिकर थ्योरी का नाम प्रसिद्ध है, उनसे। और भारतवर्ष में बहुत सारे जो वैज्ञानिक रहे हैं, सबसे मेरा परिचय रहा है। इस अवसर पर मैं उन सबको भी अपनी श्रद्धांजलि करता हूं। जो आपने विषय चुना है, पॉजिटिव एंड साइंटिफिक थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आई वुड लाइक पर्टिकुलरली to stress this question of positive thinking. As has been mentioned, we are in a very difficult situation in the world. When we look around us, it appears that everything is dissolving into chaos. प्राचीन स्थितियां लुप्त होती जा रही हैं, नवीन का जन्म नहीं हो रहा है, और त्रिशंकु की तरह हम मध्य में अपने आप को टंगे हुए पाते। We are in a very interesting and exciting position. It's a position of challenge, is also a position of opportunity. So this is the sort of time when the world is going through a major crisis, not only a political crisis, an economic crisis, a psychological, spiritual crisis. This is the time that India can make a major contribution. And I must say that one contribution that has already been made, and to that, Narendra Bhai Modi, I think, deserves full credit, and that is yoga. International Day of Yoga, which he instituted in the United Nations, has in a way taken this great wisdom of India around it. Of course, yoga is very much more than just the physical exercise. Nonetheless, the concept of yoga has spread around, and so have the teachings of many of our gurus. Swami Vivekananda's words still reverberate around the halls. Your Windows extraordinary evolutionary thinking is becoming even more and more relevant
as we move on in time. And of course, Vedanta is very, very important. That is what I'm going to stress upon. वेदांत के जो प्रमुख विचार हैं उनको लेके मैं विज्ञान के साथ उनको कुछ मिलवाने का प्रश्न. I have chosen some sutras which I will place before you. First one is from the Ishavasi. Ishavasi idam sarvam yatim jagatyam. That this whole cosmos is enveloped by a divine consciousness. Brahma vidumam tam Brahma Prasad, Brahma Dakshina Choturena, Adascho Bhumdi Prasitam, Brahma Vidum Vishwavayam. So this all-pervasive Brahman implies that the creation of this cosmos was not only an explosion of light, not only an explosion of energy, also in some way an explosion of consciousness, which permeates it. Just yesterday, I came across a very interesting quotation. An article called "Does Consciousness Pervade the Universe?" was published in the prestigious Scientific American magazine with Professor Goff. And it says this: in our standard view of things, consciousness exists only in the brains of highly evolved organisms. And hence consciousness exists only in a tiny part of the universe and only in very recent history. According to the panpsychism, in contrast, consciousness pervades the universe as a fundamental feature of it. This doesn't mean that literally everything is conscious. The basic commitment is the fundamental constituents of reality. Perhaps electrons and quarks have incredibly simple forms of experience. And the very complex experience of human or animal brains is something derived from the experience of the brain in the most people. So the concept that consciousness may be all-pervasive directly links with this Vedantic concept of Ishavasi. And more now, consciousness research is becoming the cutting edge of inquiry, of research, particularly between science and philosophy. Because we are not talking of the old Newtonian dichotomous science, we're talking of the post-Heisenbergian, post-quantum mechanics science, where everything is dissolved into a flux. And there's the concept of the all-pervasive consciousness. The second sutra that I'd like to put before you is Ishvara Sarvabhutanam Hitesh. Lord resides in the heart of all beings. Now, if consciousness is all-pervasive, then it obviously is within us also. And that is why the importance of developing our consciousness has become so. Allama Iqbal has a lovely shade. खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे बता देंगे बता. Raise your consciousness to such a level that before taking any decision, God Himself will ask for advice. That's one way of putting it. All means growth in the consciousness. And that all-pervasive Brahman, and within us is the Atma. So the Atman within each individual and the Brahman that is all-pervasive. These are two basic concepts of the Vedanta. And joining these is what the spiritual quest is all about. How do we join our limited consciousness? That is also a challenge for science and a challenge for the spirit. Now there are four main parts of Atma Brahman को बढ़ाने के लिए चार प्रमुख मार्ग. There is the Jnana Yoga, the way of wisdom, way of clarity of thought, Tasat Viveka, distinguishing between the real and the unreal, the way of the Upanishads, shall we say, the way of Plato in the West, of contemplating Jnana Marg. Second is Bhakti Marg, the way of devotion. See, just by psychological or mental acrobatics, you cannot get to the divine unless your heart also love and
affection for the divine. So in a way, if you are going to seek the divine, you're going to fall in love with it. You're going to open your heart chakra. While you have the mind, Jnana Yoga is the way of the mind, Bhakti Yoga is the way of the heart. And that is why we have so many options in Hinduism. You can worship a whole array of deities and devas. You can worship a formless God, God with form. You can worship any form that you like. I myself am Shilpa, but that is my decision. You can have, this is the only religion that gives you a choice. You can worship. How you can worship. That is the second path, joining the Atman. The third is Karma Yoga, way of the arm. Jnana Yoga, the way of the mind. Bhakti Yoga, the way of the heart. Karma Yoga, the way of the mind, heart, hands. You got to do something. In fact, the Ishavasi itself said, Purvani is Karmani, Shatam Samaha, Evam Tvai Nana Trati, Karma Nipiti. That's the second verse of these. People tend to forget. You need to talk about Dana Chaktena. Don't stress that the Upanishad itself says you are going to work here for 100 years. 100 years was the full span of life in the old days. But not every work is karma. There are a lot of evil things, a lot of cruel things. That's not karma yoga. Karma yoga is work dedicated to the divine. If you dedicate your works to the divine, then you can't do anything wrong. Because the moment you do something wrong, you realize that this is not something that you can dedicate to. Yet karma karo me tatta tatil sambho tavada. Whatever I do, I offer. So, karma yoga, by offering our work to the divine, also can move towards. And the fourth way is the way of the breath. The way of the mind, Jnana Yoga, the way of the heart, Karma Yoga, the way of the Bhakti Yoga, the way of Karma Yoga, and the way of first thing we do when we are born is to breathe. The last thing we do before we die is also to talk of the last breath. So, breath is something with us throughout our life. We never pay attention to it. We take it for granted. In breath itself, if we know the science of pranayama, then that itself will lead us. That is one of the great gifts to India to do. We don't ultimately have to look outside us. Just have to look inside us. That is where in final analysis. I would submit that the concepts of the Brahman, more pervasive, and the Atman in each, and the fourfold path of joining these two. Joining, the word yoga means to join. It comes from the English word yoke. Joining the Atman and the Brahman, that yoga, that is something that can get to work. And I think there are four concepts which I wanted to put before you, that are very important. Then I come to some important more concepts. Ekam sat vipraha bahudha vadan. Big way. Very important, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमारी संस्कृति का और हमारी सभ्यता का एक मूल मंत्र एकम सत विप्रहा बहुधा। सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। This is one why is called by many names. You can go on, many people talk about it, many prophets, many seers, many gurus have spoken about it, which means that we have not only got to understand that there are other paths, we have to respect it. That is the basis of the interfaith movement. Merchant spoke about the interfaith movement in which we are working.
The interfaith movement brings together people of different religious persuasions in a creative dialogue. Not in a shastra जो था उसमें ये था कि कौन सा विजय होगा कौन इसमें कोई विजय पराजय की बात people are coming together let us try and understand the other instead of going by these things that are in our mind and which we are perhaps you must understand what is behind what are the basic concept of these various things. And at present, as you may know, I am anchoring a whole new series by Sanskrit TV on this Ekam Sat. We're taking each religion turn by turn and rejecting it. So this Ekam Sat is a very important concept. It's also from our Vedantic tradition. And leading on to that, there is another idea. Bahujana Sukhaya, Bahujana Hidaya. We work for the welfare of the many, happiness of the many. Not only for ourselves. What better definition of socialism I asked? I asked my communist friends in parliament, my farewell speech, is there a better socialism definition? Bahujana Sukhaya, Bahujana Hidaya. सर्वे की सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Let everybody be happy, let everybody be healthy, let everybody witness beautiful sights, let no one suffer. I don't think anywhere in the world is there such a wide-ranging prayer, welfare of the entire. That again is something very central. And the final one that I want to put before you is world is a family. I am Nija Paro Veti Dharanam Raguchitam Udara Charitanam. The mind that is all the small and narrow way of looking at reality. For those of the higher consciousness, the word itself is a family. This is a great concept. And today, where humanity is tearing each other apart, look what's happening in the West now. They thought they had solved all their problems, and all the problems in Asia is not true. They have again had a full-scale war in Europe. Unless we develop a concept of human unity, we're going to finally destroy this planet. See, there are two possibilities for the human. Arthur Koestler, who is an important European philosopher of the 20th century, holds the human race is a race programmed for self-destruction because of an engineering defect in the cortex, whereby the thinking and the feeling areas are not properly balanced. So while we know what is wrong, we do it. As Duryodhan says, Janami Satyam Name Niti Janami Satyam Name. जानता हूँ कि सत्य क्या है, लेकिन मुझे उससे कोई आकर्षण नहीं लग रहा. मैं जानता हूँ कि असत्य गलत क्या है, लेकिन उसको मुझे आकर्षण करता है. उसका हो, there's something wrong with the human brain, and ultimately we're going to blow ourselves up. And it's very possible now. So much nuclear weaponry on Earth. You have forgotten about the proliferation of nuclear weapons. Over the last 50 years, the nuclear weapons have grown tremendously. They've not been used yet. There's so much nuclear. How do you know where it will break out? North Korea, anywhere. You never know. So, that is Arthur Koestler's. So, your Windows theory is the reverse. He says that the human race is a race programmed for evolution, and that we are going to evolve from man to man. Mano Chetna se ati Mano Chetna jivan mein jana. That is inevitable, because the way we evolved from the oceans to the
vegetable, to the mineral, to the animal, to the reptile, the animals. Man is not the end product of evolution. Yoga says man is an intermediate creature between human. And our next step is to open ourselves to the higher. So here are two possibilities. I'm just putting these before you. It remains to be seen which one works out. The way things are now going, I must say, reminds me the DTG of a limerick. Limerick that I learned many years ago. It says, God's plan made a hopeful beginning. Man spoiled his chances by sinning. We know that the story will end in God's glory, but at present the other side will. So which side is going to win? It will depend upon all of us. Each one of us as individuals have a responsibility towards the human race and towards Dharti Mata. When you talk of science, the way we have destroyed this earth, we ravaged it, we decimated the forest. Thousands and thousands of species have become extinct. The air is polluted, the water is polluted, oceans are rising. Go to the Atharva Veda Bhumi Sukta. 63 verses of the Bhumi Sukta in the Atharva Veda provide the most integrated statement of environmental values that you would find in any scripture. So we have all these treasures with us. As Krishi said, we cannot simply look back on the past. We are proud of our past, some of our past. We are not proud of all of our past. Some of our past, we are proud of. But that's not good enough. We've got to make a contribution now and to the future. We can make. India is one civilization that still has a major contribution to make to world. I'm sure that organizations like RJS Parivar, who are here, who are organizers, Professor and others, they are doing their bit by joining this with our AMRIT Mahotsav, our own 75th birth anniversary of the nation. Incidentally, is the 105th birth anniversary of Sri Aurobindo. 150 वर्ष Sri Aurobindo के हो जाएंगे, 75 वर्ष महात्मा 15 जुलाई और 15 अगस्त इसी वर्ष. इसमें हम this is an opportunity for us to restate our wisdom in such terms as are understandable to a modern, not in very archaic and difficult terms, but simply. Like I've tried to put before you these sutras. I think if we follow these, we will be able to make our contribution towards helping the world. And what the divine plan is, we do not know. I said something in a talk on the Bhagavad Gita when the Prime Minister was there, which you may not have heard before. I said, if the divine needs us, if we need the divine also needs us. Without our cooperation, their work cannot be done. लेकिन सुदर्शन चक्र थे चला ले अर्जुन के पीछे पड़े रहे खड़े हो जाओ तुम्हारा धर्म है मैंने पहले ही मान रखा है सब क्यों बिना मानव जाति के सहयोग से भगवान का कार्य भी पूर्ण या नई बात आप श्री राम ने जब श्रीलंका पे हमला करना था अयोध्या से कोई नहीं आया उनकी मदद करने के लिए वहां के जो वनवासी थे बड़े प्रगतिशील दुर्भाग्य है कि उस पर भारत के कवियों ने उनको वानर कह दिया क्योंकि हो सकता है उनकी आकार ऐसे थे उनके वस्त्र ऐसे थे उनको वानर लगे वानर नहीं थे वो उन्हें बड़े बड़े शहर बनाए किला बनाया था पुल बनाए थे और हनुमान जी जैसे महान योद्धा थे वरिष्ठ उनके सहयोग से ही श्री राम का कार्य हुआ के लिए उनके धनुष चाहिए कितना भी धनुष चला देते वहां से क्या होता नहीं चलता इसलिए याद रखिए क्योंकि हम तो मानते है ही नहीं तब भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी अब ज्यादा जिम्मेदारी भगवान नहीं है तो हमें और अगर भगवान है तब भी हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे सहयोग के बिना उनका काम
इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी प्रेजेंट ऑन दिस मीटिंग, express some of these views in language which I hope you and your audience will understand. जी, आपका सम्माननीय महाराज डॉक्टर करण सिंह जी, आपके जो उद्गार थे और आपका जो आज का जो बोधन रहा, आपका जो वक्तव्य था, वो हम लोग अभी तक हमारे कानों में उसकी जो मधुरता है वो अभी तक घुल रही है। और बहुत बहुत अब आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस मंच को बहुत बड़ी ऊंचाई दे दी हम लोगों को। हमारी जो थॉट प्रोसेस है, मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों के सोचने का जो पैटर्न है वो प्रभावित होगा, हमारी सोच प्रभावित होगी। मैं कहूंगा कि हम लोग बात कर रहे थे साइंस की, लेकिन आप हमें डीप साइंस पर ले गए। आप हमें उस साइंस की तरफ ले गए जिसके बारे में हम लोग अक्सर अपने फिजिकल दुनिया की तरफ ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन आप हमें एक कॉन्शियसनेस के लेवल पर ले गए। आप हमें सस्टेनेबिलिटी की ओर ले गए, जिसका किस प्रकार से हमारे वेदांतों से, हमारी सनातन परंपराओं से, हमारे अध्यात्म से कैसा गहरा संबंध है, जिसकी तरफ आप हमें ले गए। मैं कहूंगा कि आपने हमें डीप साइंस से जोड़ा है, हमें साइंस की सीमाओं से भी हम आगे बढ़ सके आज इस विमर्श में। उसके लिए हम आपका गहरा आभार प्रकट करते हैं। आपने कितनी बातें कही, हमने आपका वो वीडियो भी देखा था। यहाँ पर लगभग हर व्यक्ति ने आरजेएस परिवार में वो वीडियो देखा है, जिसमें आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में आप अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि उसी निरंतरता को आप और आगे आज के इस व्याख्यान में ले गए हैं, जो हम लोग इसको सदा सदा के लिए याद रखेंगे। कितनी बातें हैं जो आपने कही, जिनको मैं रेखांकित करना चाहूंगा। आपका संबंध भारतीय महान वैज्ञानिकों से, वहीं से आपने जो शुरुआत की कि किस प्रकार से डॉक्टर सीवी रामन के साथ में आपका संपर्क रहा, डॉक्टर नार्लेकर के साथ संपर्क रहा, और अनेक देशी विदेशी वैज्ञानिकों के साथ आपका संपर्क रहा। तो जो आपकी समृद्धि है आपके अनुभवों की, आप किस खूबसूरती से उसको हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं, हमारे शाश्वत ज्ञान से जोड़ते हैं, वो अद्भुत है हम सब लोगों के लिए। आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, इकोलॉजी की बात की, एनवायरमेंट की बात की, स्पिरिचुअलिटी को उससे जोड़ा, और आपने कहा कि जो हमारी जो परंपरा है, इस ईशोवास्योपनिषद हो या ऋग्वेद हो, उसमें जिस प्रकार से विज्ञान बीच बीच में कौंधता है, एक तरह से उसका प्रस्फुटन होता है। स्पिरिचुअल बातों के बीच बीच में कैसे विज्ञान आ जाता है, और हमें सहजता से संभवतः एहसास नहीं होता, लेकिन कितनी गहरी बातें उनमें कही गई है। उदाहरण के तौर पर जो आपने कहा कि क्रिएशन ऑफ कॉस्मोस वाज नॉट जस्ट एन एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ, बट एन एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शियस थिंकिंग, एंड कॉन्शियसनेस डायरेक्टली लिंक्स विद द वेदांतिक कॉन्सेप्ट। कितना गहरा नाता हमारी विज्ञान का हमारी परंपरा से है, वो हमको आपने उसके प्रति न सिर्फ अवगत कराया, बल्कि हमारे साथ ये सदैव के लिए हमारे साथ रहेंगी ये बातें। और कुछ बातें मुझे याद आती है जो मैं आपके साथ रिलेट कर सकता हूँ। जैसे आपने कहा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और उसके बाद प्राण के साथ में जो गहरा संबंध न सिर्फ इंसान का है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संबंध है, वो हम लोगों के लिए एक नई जानकारी रही। किस प्रकार से योग का अर्थ अहम और ब्रह्म को जोड़ने वाली एक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए, वो आपने उसका जिक्र किया। और आपने जो बात कही जो मुझे बड़ी, मैं कहूंगा कि बहुत सुखद लगी, मतलब हम लोग जो समझते हैं कि दुनिया में इंसान अपने आप को कितनी बड़ी ताकत समझता है, लेकिन आपने कहा कि हम कहाँ पर है वास्तव में। मैन इज नॉट एक्चुअली द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इट इज समवेयर इन बिटवीन। आगे क्या होगा दुनिया में, क्या नहीं होगा, उसको जाने बिना हम इंसान के तौर पर क्या कुछ सोचते हैं और कहाँ हम किस तरह की कल्पनाएं करते हैं। आपने परमाणु ऊर्जा का आपने जिक्र किया, विज्ञान ने क्या दिया, क्या हमसे ले रहा है, उनका जिक्र किया। तो जिस समग्रता में आपने ये जो व्याख्यान दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और मैं क्या कहूँ, मैं तो तमाम बातों से आपकी
मतलब ये हमारे कानों में शहद की थी। और मैं जोड़ सकता हूँ, मैं अपना जो बहुत सीमित ज्ञान है उसको आपके उद्गारों से यदि जोड़ूं तो मुझे याद आता है कि जो हमारा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो श्लोक है जो हम ईश्वर की विशालता के संदर्भ में जिसका जिक्र करते हैं, वो किस प्रकार साइंस की जो कॉन्सेप्ट है अनंत की, उसके साथ भी जुड़ता है कि दिस इज द होल, फ्रॉम होलनेस इमर्जेस wholeness coming from wholeness still remains. This is infinite and this universe is infinite. The infinite proceeds from infinite. Taking the infinitude of the infinite, it remains as the infinite alone. तो ये बिल्कुल हम रिलेट कर सकते हैं कि आपने जो कुछ कहा, और मुझे उम्मीद है कि आरजेएस परिवार ही नहीं, इसको चूंकि हम सोशल मीडिया पर भी डालेंगे तो अन्य लोग आपके इस अद्भुत व्याख्यान से लाभान्वित होंगे, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और लोग प्रेरित होंगे। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आपका आभार। आपसे 2 आग्रह मैं और करूंगा कि हम एक चित्र लेते हैं, सामूहिक चित्र। तो उसके लिए मैं सभी हमारे प्रतिभागियों को भी आग्रह करूंगा कि अपना वीडियो कृपया आप ऑन कर दें, तो हम महाराज के साथ में एक चित्र ले सकें, हमारी यादों में इसको संजो सकें। और दूसरा, हमारा अगले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है, उसका एक पोस्टर हम रिलीज करना चाहते हैं आपकी उपस्थिति में। तो 2 आपसे प्रार्थनाएं। बहुत आभार। तो कृपया सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लें ताकि हम इस क्षण को कैमरे में उतार सकें और इसको एक स्लाइड में तब्दील कर सकें। तो वीडियो ऑन कैसे करना? जो वीडियो का निशान आपका कैमरे का निशान होगा उस पर क्लिक करके आपका ऑन है प्रोफेसर चंद्रमोहन जी, आपका ऑन है, आप दिखाई दे रहे हैं। मेरा भी ऑन है जी हाँ, सबका वीडियो कैसे ऑन करना? ऑन है, आपका ऑन है। अच्छा ठीक है, दिख रहे हैं आप ही दिखते रहे मुझे सारे। सब रीजन चंद्रमोहन ही मेरे सामने। Thank you, sir. There was no way I could escape him. जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे उदय मन्ना जी अगले सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बैनर को कृपया दिखा दें, और सम्माननीय डॉक्टर करण सिंह जी ये घोषणा करेंगे कि मैं इस बैनर को जारी करता हूं या रिलीज करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करण सिंह जी का यहाँ पे आना। एक फैमिली को सकारात्मक भारत आंदोलन के अंदर भी ये सारे एपिसोड आएंगे, हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और अब माननीय डॉक्टर करण सिंह जी उस बैनर को लॉन्च करेंगे जो कि सकारात्मक भारत उदय महिला सप्ताह जो चलेगा, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होंगे महिलाओं को। और ये कार्यक्रम जो है अगले रविवार को होगा। हर रविवार आरजेएस वेबिनार हो रहा है आजादी की अमृत गाथा का, और इसमें सभी महिलाएं आप देख रहे हैं। ये सम्मान सकारात्मक भारत आंदोलन का है, आप सभी देख सकते हैं। आईएएस जो डॉक्टर रश्मि सिंह जी हैं, और इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की बीना जैन जी हैं, डॉक्टर मधु पंत जी राष्ट्रीय बाल भवन की जो निदेशक रह चुकी हैं, और डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर, लेकिन बहुत ही सेवा का भावना रखती हैं। और ये कार्यक्रम जो है मॉडरेटर और कोऑर्गेनाइजर होंगी हमारे आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड की, जो कि महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है डॉक्टर पुष्कर बालाजी। और आरजेएस फैमिली की राष्ट्रीय सम्मान जो हम लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम अवार्ड, महापुरुषों के नाम का एक अनूठी मुहिम चलाई गई है। 75 आजादी की अमृत गाथा होगी और 75 अवार्ड होंगे। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जो कि टीचर हैं और अपने माता पिता के स्मृति में उन्होंने अवार्ड घोषित किया है, वेलकम एड्रेस करेंगी। ये सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना से जुड़ी हैं। और प्रेम प्रभा झा जी इंदौर से रिटायर्ड टीचर हैं, मध्य प्रदेश से, और ये भी प्रदाता हैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2022 की भेंट करता हैं। अगस्त में कार्यक्रम होगा और हम चाहेंगे कि इस बैनर को लॉन्च किया गया है तो अब ये सार्वजनिक कर दिया जाएगा। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी के उपस्थिति में ये लॉन्च किया जा रहा है। और मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि और हमारे
क्वेश्चन आंसर अगर कुछ पूछना चाहें, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल एड्रेस और वोट ऑफ थैंक्स। बालेंदु शर्मा जी। जी मन्ना जी, तो आप सबका बहुत बहुत ये सभी महिलाएं जो है उस दिन उपस्थित होंगी, महिलाओं का महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। ये एक सकारात्मक भारत आंदोलन और आजादी की अमृत गाथा की एक मुहिम है। धन्यवाद। तो हम यदि एक या दो प्रश्न यदि हैं तो हम ले सकते हैं, यदि समय महाराज के पास हो तभी मुझे। मैं आगे लूंगा। जी ठीक है, बहुत बहुत आभार, आपके आशीर्वाद के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवाद। मैं अब कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए may I invite प्रोफेसर आर गोपी चंद्रन नाउ। मैं आगे सूचना के जमशेदपुर की प्रभारी डॉक्टर पुष्कर वाला। मेरा ये प्रश्न है, प्रश्न नहीं बल्कि यूं कहें तो कर्म और फल के यहाँ दो मत हो तो किसे माना जाए? क्योंकि गीता में वेद व्यास जी ने लिखा है कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म कीजिए इस जन्म के कर्मों का फल ऊपर वाला देगा। तो सर इस बारे में थोड़ी सी हम सुनना चाहेंगे आपसे, करण सर। मेरे ख्याल से हम ये प्रश्न जो है अंत में ले लें, क्योंकि अब उनके पास सम्माननीय डॉक्टर करण सिंह जी के पास समय नहीं है, उनको अन्य भी उनके कार्यक्रम है। तो जी। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि संभवतः उनको अब जाना है, उनके पास समय की सीमा है। तो इस बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर आर गोपी चंद्रन जी को अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए, और उनके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं पार्थ सारथी थपलियाल जी को उनके बाद आमंत्रित करना चाहूंगा। तो प्रोफेसर आर गोपी चंद्रन जी। नमस्कार एंड प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। मुझे ये सब सुन के ऐसा लगा कि मैं मेरा एलुमनाई जो है एंड मेरा अल्मा मैटर है द सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। आई एम a student of the सत्य साई इंस्टीट्यूट पुट्टपर्ती प्रशांत निलयम। मुझे लगा कि उधर बैठ के मैंने सुन रहा, it was such a joyful discussion that took place. Equally important is, I thought for a moment I was listening to my mother, my father, and my grandfather, the rest of the family, which in fact is an opportunity to tell you that discussions of this nature pervade all our homes. I'm sure any one of you also come with such wonderful experiences. So this great coming together, in fact, highlighted, as was rightly mentioned by you, the seamlessness, of our culture, of our understanding. And I'm going to prove it with the two interesting points. इतना बढ़िया ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे लिए दो मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। नंबर वन, सर कनाडा के बारे में अभी डिस्कशन हुआ इधर। Canada, with the involvement of its academies of science, engineering, technology, and mathematics, came out with an excellent state-of-art publication in the year 2014. उसका टाइटल क्या है? Science Culture, Where Canada Stands. Science Culture, Where Canada Stands. It's an amazing publication. I think it will be a great task for us in our country to also assess and understand and find out to what extent has science and technology, the practice of science in its true spirit, has pervaded our society. I think it is an extremely important homework we need to do. The science culture, where Canada stands. It's an amazing publication, I repeat. Number two, हम विज्ञान प्रसार के बारे में आजकल बहुत बात कर रहे हैं। इसमें
एक स्टेट ऑफ आर्ट रीसेंट डेवलपमेंट है इस फील्ड में, उसको बोला जाता है द साइंस ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, द साइंस ऑफ साइंस कम्युनिकेशन. It's an amazing framework. The framework asks important questions like, भाई मैंने जानकारी दे दिया, but why are people not changing? We are confused between the medium of communication and the impact of communication. Please, I know I'm speaking with wonderful, learned people here. Still, I thought it was my duty to top up what we know. I challenge the coordinator. If I'm saying something which you knew already, you can ask me to stop. But if you think what I'm saying adds value to the discussion, I'll be grateful for this opportunity. There were two other wonderful things that were stated here. As was rightly pointed out, the spirit with which the government today is moving, asking for the integration of science for a sustainable future, science and technology for a sustainable future. I think the essence of it all also lies in what Karan Singh just mentioned. We have the courage and the authority to speak about sustainable development because of the inclusiveness. Samasta loka sukhino bhavantu is what we speak of. But how do we make use of science is something extremely important. I'm going to place one interesting example before you, about which I had a chance to speak earlier. I'm in fact a chemical ecologist. I used to deal with how plants and insects interact with each other. What are the implications of communication strategies for ozone layer protection and so on? If we think we are super brilliant, I wish to place before you in just 1 minute an interesting story I read in the Journal of Economic Entomology. It is the story of an insect. Can you imagine when insects lay their eggs on the surface of leaf, they scratch the surface so that the eggs can stick comfortably on the ridged surface. They are extremely intelligent. And in this process, the leaf starts reacting. The leaf is hurt, so the leaf throws out some chemicals to protect itself. So the insect and the plant keep interacting. Are they not intelligent? They are super brilliant. The final part of the story is amazing. There is a particular insect which does not want to harm the leaf. And can you imagine what it does? It waits for the stomata to open when the leaf is breathing. And when the stomata open, the insect drops the egg inside. Who's saying they are less intelligent than us? Please, therefore, the beauty of nature, antar bahishchatat sarvam vyapya narayana stitaha, is what even Karan Singh mentioned. Oh, what a joy it was listening. What a joy it was listening. Therefore, when we bring together science coming from scientia, which means knowledge and pursuit of knowledge, and Ved coming from the root word with, which also means knowledge and language expressions and nothing more. It is a pursuit of truth, the pursuit of truth. Again, for the third time I mentioned, I know I'm speaking in the presence of brilliant people who can speak much better than me. But I take this opportunity to highlight the unison, Now, when we therefore said we have to speak about positive scientific thinking for the long-term future, which is what Manna Sahab asked, I had the privilege of, as the director of Vigyan Prasar, putting together an interesting publication. It's called Indian Scientists, the saga of inspired minds, which was released by the Department of Science and Technology with the Prime Minister's message. And what did we say? We said, can we put together the moments of inspiration of some top scientists in our country?
and I will pay my respect. You mentioned your next event is about women, bringing together women. Let me highlight, I'll take this chance of highlighting an excellent case of Anna Mani. Have you heard of her? Anna Mani. Who was Anna Mani? Anna Mani was a scientist who dedicated herself completely. She was born in the year 1918 and lived up to 2001. Can you imagine the India Meteorological Department today is able to produce such wonderful equipment and precision with quantification of science and other inputs because of the foundations that were laid by Anna Mani. What a scientist she was. She said, my God, I do not want India to keep importing equipment. This was around 1940, before independence. And she said, let me start building indigenous equipment. And she inspired transformation. That is positive scientific thinking for a long-term future. Take the case of Ashima Chatterjee. Ashima Chatterjee worked on natural products chemistry. Oh my, what a brilliant scientist. And I will definitely stop before you ask me to, but I'll do my duty to some people here. Even when we speak of Anna Mani and Ashima Chatterjee, don't you think that there is a lovely teacher in every school who touches the heart of her students? Who cares about those wonderful teachers? I think we should be able to therefore create a compendium of inspirational moments that teachers bring in the lives of their children. This is building the strong foundation for science. I was tremendously inspired by what Homi Bhabha did. Oh, what a nationalist he was. What Vikram Sarabhai did. Shambhunath Day was called by the Nobel Committee, we know, for explaining the chemistry of infection. And the Nobel Committee said, we are sorry, we missed giving you the Nobel Prize. Oh my goodness, what great inspirations. He was born in the year 1915 and we are in the year 2022. The excellence they laid in understanding infections was amazing. Shanti Swarup Bhatnagar, oh my goodness, 1894, the entire superstructure of the Council of Scientific and Industrial Research in our country is based on the work of what Shanti Swarup Bhatnagar did. And what is common? And I'll stop with just 2 points. What is common between all of them? Acharati iti acharyaha. They were not hypocrites. When they said something, they lived that spirit of truth, of oneness for the country. Take the case of Satish Dhawan. We all know what was he known for. He said when the team makes a mistake, he will go first and say, I accept responsibility. And when the team does very well, he would say, you please go and show your work to the rest of the world. Humility, human values, transparency, courage is more fundamental than the quantitative and qualitative aspects of science. And that, I think, will lay the positive scientific thinking foundation for a long-term future. And that takes me to my final point, which is about human values in science. When Canada asked questions like, is our population really interested in new discoveries? Manna Sahab and others, there are clear quantification indices of scientific temper and science culture in a country. Are people really interested in new discoveries? Do they say that they have confidence in their scientists and they believe there is a future in science for science and technology development, through science and technology development? What is the public attitude towards promoting science? These are all extremely important questions that have to be asked as we progress. And when we deal, therefore, with science, there is another equally interesting area. It's called agnetology. What is agnetology? The making and unmaking of ignorance. The making and unmaking of ignorance. Are we focused in our approach? Are we asking the right questions? Are we preparing our institutions and our people to be able to rise higher? These are all extremely important questions to ask. The real last point, why do we have to look outside our own country for inspiration?
The atomic clock that was developed by ISRO, it is in the final stages some time ago, and it will transform India's abilities. The atomic clock. We know a galaxy of stars 4 billion light years away was identified by scientists from Ayuka. And we know what was the name given to that constellation. It's called Saraswati. Amazing frontiers in science. A super cluster of galaxies. 104 satellites were sent up in a single rocket. Amazing. Who inspires these minds? It is the dedication, the human value, the Mars orbiter mission. And therefore, I would conclude by saying a person's true character is how she or he behaves when alone. And when we are alone, and when the voice of the conscience rises, there is only us and ourselves alone in this universe, dedicating ourselves to the good of our family, of our nation, and of entire humanity. Follow the voice from within. And if I don't listen to my own voice from within, how can I expect anybody else to listen to me? That is the essence of scientific temper. I conclude with one point. People who are scientifically tempered must be extremely humble. I've had the fortune of working with people like, I used to report to Professor Anil Kakodkar, Professor T. Ramaswamy, and I've worked very closely with a couple of other secretaries. Oh my, what amazing, brilliant people they are. And the hallmark of their excellence. My own Professor T. N. Ananthakrishnan, I'm a student of the chemical ecologist, Professor T. N. Ananthakrishnan. Oh my goodness, oh my goodness. Science and humility go hand in hand. And when we are answerable to ourselves, and when we practice what we preach, and if we don't practice what we preach, we should not be in the area of science communication. God bless all of us. It was wonderful being with you, and I will stop before you ask me to. Thank you. Thank you so much, Professor Gopichandran. I think you talked about the crux of the matter today, which is the scientific temper in the society, how to propagate that, and what are the requirements from that standpoint. Lots of things interesting, as well as things that are going to add to our knowledge. You actually shared, especially you made clarity about the concept of scientific temper itself. Not just to aspire about science, not just to talk about science, but how to make use of science in our day-to-day lives and for our country. You talked about science as well as the science communication, and you brought the concept that science of science communication is also very important, which is I think many of us don't know. I mean, we never thought that science of science communication is also as important as science itself. Then how to encourage public attitude towards science. There's a lot of important ideas over there, and you shared a word like agnotology, how to make and unmake the ignorance. So I think many of the things, sir, you shared, they are. I will share one more insight, which I'm sure you will love. I promise I'll take just 30 seconds. Sure, sir. Please. Whoever is going to propose the vote of thanks hereafter from this forum, please remember, when you say Mukunda, Murari, John, Johnny, Janardhan, thank you, thank you, thank you. Also, please say thank you, my dear motherland, for giving me this opportunity to serve you. Have we ever done that in the past? We simply stop by saying thank you, Mr., Miss, Mrs. So-and-so. Also, please hereafter, thank you. Bharat Mata, aapne mauka diya humko. I'm grateful to you. Thank you very much. Please, therefore, make this an important element of our vote of thanks. And let us also thank the wonderful families we are part of, and our fellow citizens. I take this opportunity to invite you all to my NTPC School of Business, and we will all work together very well. Bharat Mata ki Jai. Thank you so much, Professor R. Gopichandran ji.
Your point is very well taken, and we generally say Vande Mataram, so I think we reflect that spirit. But we will take care of this. We will always remember this. This is the insights that you have shared. They are extremely important and valuable for us. Thank you so much for us. ये प्रोफेसर साहब ने जिस प्रकार से विज्ञान को समझाने की कोशिश की है वह बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और उन्होंने प्लांट और इंसेक्ट किस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये तो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन वो इंसेक्ट और पेड़ पौधे कहीं बहुत बहुत ज्यादा आगे जो है बुद्धिमानी में हैं हमसे। वो जरा सी बातों का ख्याल रखते हैं कि किसी को नुकसान न पहुंचे, लेकिन हम लोग सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली ही बातें करते हैं। और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात में उन्होंने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति बहुत ही हम्बल होता है, लेकिन अगर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट हर एक में आ जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सुधर जाएगा और बेहतरीन भारत बन जाएगा। और उनकी ये बात कि भारत माता आपने मुझे सहयोग दिया, मौका दिया सेवा करने का, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका सुदीप साहू जी। और मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम चरण की ओर चलता हूं और पार्थसारथी थपलियाल जी को आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। श्री थपलियाल जी। आपका माइक म्यूट है। ये टोले में पानी नहीं है तो अभी सुन मत, बाकी वो तो भरेगी। मेरा छोटा भाई आ रहा है। आगे सर। बलेंद्र शर्मा जी, एक छोटा सा पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूं। जब हमारे डॉक्टर करण सिंह और अभी लास्ट में प्रोफेसर गोपीचंद को हमने सुना, और गोपीचंद राज को, आपको पता है कि ये चूंटी जो है, चूंटी के दो पेट होते हैं, एक सोशल है और एक अपना है। तो जब भी वो देखते हैं कि दूसरी चूंटी भूखी है तो पहले वो उसमें से उनको खिलाते और बाद में जब वो बचता है तो वो अपने पेट में जाता है। एंटोमोलॉजी का एक प्रोफेसर अगुस्ता फोरल थे स्विट्जरलैंड के, उनके कुछ लेक्चर्स मैंने पढ़े तो मेरा ये जो चमत्कार प्रोफेसर गोपीचंद ने बताया, वास्तव में प्रकृति से हमें सब कुछ सीखने को मिला है। हम जो अपने विज्ञान, हमारा जो विज्ञान है वो ज्यादातर हम नकल करते हैं। जो परमात्मा जो को रचा हुआ जो है, हमारे सृजता ने रचा है, उसकी जो अचंबा, उसकी जो अलंकृत था, उनमें जो अलंकृत बातें हैं, उसको अगर हम हर मानव सही तरीके से समझ ले तो समाज में बहुत घोर परिवर्तन की संभावना है। आज हम भौतिकवाद हो गए हैं और रोटी कपड़ा मकान के पीछे ही हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हमारे डॉक्टर करण सिंह और प्रोफेसर गोपीचंद्रन ने जिस तरीके से हमें बताया कि हमारी भारत माता के लिए हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे प्रोफेसर मोटिवेशनल स्पीकर थपलियाल जी को सुनेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर पार्थसारथी थपलियाल, आपका अनम्यूट कीजिएगा। जी हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। मुझे इतने अच्छे वक्ता को मिलते हैं, जिसके रास्ते में कई बार में कोई प्रॉब्लम भी आती है। डॉक्टर चंद्र मोहन और प्रोफेसर जिनका डॉक्टर करण सिंह, जो कि भारतीय मनीषी हैं, और मैं बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि उनके कारण समाचारों का भी। हेलो सर, आपका लीड जो है वो इसमें नॉइज कर रहा है, या तो लीड को निकाल दें तो बेटर रहेगा। डायरेक्ट बोलें। हेलो, मेरे स्थिर कर दें सर, आवाज आ रही है। अब ठीक है, अब ठीक है, एक जगह स्थिर हो जाए। ठीक है जी, एक जगह स्थिर हो जाए। डॉक्टर करण सिंह को हमने सुना। डॉक्टर करण सिंह जी एक बहुत बड़े मनीषी हैं, विद्वान हैं, और मेरी अपनी ये जानकारी है कि वो वेदों के और वेदांत के और उपनिषदों के बहुत बड़े
वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको हमने सुना। यहाँ जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पूर्व दिवस पर दीर्घकालिक भविष्य के लिए सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर यह आयोजन किया गया। और आरजेएस सकारात्मक अभियान के तहत राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना जी इस तरह का आयोजन हर साल करते हैं और इस तरह लोगों में एक जो है जागृति लाने की कोशिश करते हैं। आज का ये आयोजन जो किया गया है, इसमें जो बिंदु उभर करके आए थे वो ये थे कि हम किस तरह से भारतीय नजरिया को भी आगे बढ़ाए जो वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा को ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यानी जो है हम सब लोगों का सुख चाहते हैं। यहाँ इस बात का जो है नहीं कहा गया कि फला समाज का ही हित हो या फला जीव का ही सुख हो। वो जो है समस्त लोगों में जो भी जीव हैं उन सब का जो है हित हो, ये सब की हम कामना करते हैं। और आप ये देखिएगा कि जो लोग ये जानते हैं कि जो है बहुत सारे लोग कहते हैं साहब भारत में विज्ञान है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब जो है सुबह से लेकर के और सोने तक और जो है पूरे जब तक आप जो है सांस ले रहे हैं तब तक आप जो है विज्ञान से बाहर है ही नहीं है, क्योंकि ये तो जो है भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और इसीलिए ये कहा जो कि डॉक्टर करण सिंह जी ने भी ईशावास्योपनिषद का जो है मंत्र पढ़ा था, तो उसी में यह है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुज्येता। ये महत्वपूर्ण शब्द था। माँ गृद्धश्धनम, तो तेन त्यक्तेन भुज्येता मतलब दुनिया में चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन उनका उपयोग हमें त्याग भाव से करना है, न कि भोग भाव से। मुझे लग रहा है आपको कोई कठिनाई तो नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ आवाजें आ रही, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, आधा मिनट मुझे दीजिएगा। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि हम जो है तमाम वस्तुओं का उपभोग इस दृष्टि से करें कि बाकी भी दुनिया में चीजें हैं, जीव हैं, जंतु हैं और आगे भी संतानें आएंगी, उनके लिए हमें शेष रखना है। अभी जब कोरोना पीरियड में हमने देखा कि ऑक्सीजन गैस की बहुत कमी पड़ गई, तो लोगों को तब लगा कि हाँ भारत में ये पहले से कहा जाता रहा है कि सब हमें जो पौधा लगाना है, हमारे यहाँ वो पौधे जो पीपल है, आम है, बड़ है, ढाक है, आक है, तुलसी है, वो तमाम पौधे जो कि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां प्रसाद क्या चढ़ता है, फूल क्या चढ़ते हैं, वहां तुलसी पत्ता चढ़ता है। 10,500 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर है और वहां जो है ऑक्सीजन की बहुत कमी है और ईश्वर ने वहां इतनी वनस्पति दी हुई ऑक्सीजन की कि उससे जो है आदमी वहां जीवित रह सकता है, संस्कृति जीवित रह सकती है। तो आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ तो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए तिन्ह मह द्विज मह श्रुतिधारी तिन्ह मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। यदि जो ज्ञानी से भी प्रिय है, ईश्वर कहते हैं कि जो है मुझे जो है विज्ञानी ज्यादा प्रिय है। कोई ये ना सोचे कि साहब विज्ञान का ठेका कोई पश्चिम ने लिया हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा जो है षड दर्शन है, षड दर्शन में हमारा जो सांख्यकारी का सांख्य दर्शन है, जो हमारा वैशेषिक दर्शन है जिसमें कपिल मुनि है, जिसमें गणाद है, पतंजलि है योग वाले, तो उन्होंने हमें इतना कुछ दिया हुआ है कि हम उसी में से जो है अगर थोड़ा कुछ खोज और बढ़ाएं आगे तो हम दुनिया को और पीछे कर सकते हैं। ये ठीक है कि दुनिया ने 15वीं शताब्दी के बाद जो है कुछ तरक्की की है या आधुनिकता में आगे बढ़े हैं, तो ये नहीं भूल जाना चाहिए कि उस पीरियड में भारत स्वतंत्र नहीं था। भारत जो है दासता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उस कारण हमारी ये दिक्कतें थी कि हमें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले। लेकिन जब मौके मिले हैं तो आज जब कोरोना पूरे विश्व में छाया तो कोविड भारत ने ही दुनिया को दिया है। हमें हमारे लोगों में बड़ी क्षमताएं हैं,
हम क्या करते हैं कि छोटी मोटी ऐसी बातों में अपने को उलझाए रखते हैं या लोग उलझा देते हैं ताकि हम तरक्की न करें। हम उन चीजों में उलझे रहे हैं ताकि दूसरे लोग उसका फायदा उठाएं। लेकिन हमारे जो तमाम दर्शन हैं और जो डॉक्टर करण सिंह जी ने जो बातें कही हैं, तो वहां पर तब हमें ये लगता है कि जिस देश में सर्वे संतु निरामय की कामना की जाती है, जिस देश में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की कामना की जाती है, तो उस देश में जो है मानव का चरित्र ही विज्ञान है। हमें नहीं भूल जाना चाहिए कि अगर चरित्र निर्माण होगा तो जो है दुनिया चलेगी। दुनिया में पंच तत्वों का बड़ा महत्व है। पंच तत्वों में समन्वय भी होना चाहिए और संतुलन भी होना चाहिए। अगर हम इस चीज को बनाए रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ तो ये है ना कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं, तो हम क्या बात करेंगे और किसको सुनाएंगे। गीता में अगर हम ये पाते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखदा, तो मतलब युक्त आहार विहार होना चाहिए। तो युक्त से क्या मतलब, सम्यक रूपेण कौन सी चीज हमें उपयुक्त है या नहीं है, उसका विवेचन करने के बाद ही किन्हीं चीजों को हमें अपनाना है। डॉक्टर गोपाल चंद्रन जी ने जो है गोपी चंद्रन जी ने बहुत अच्छी बात बताई और बहुत अच्छा उन्होंने कहा। वो वैज्ञानिक हैं और वो उन्होंने विज्ञान प्रसार के लिए भी विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया है। बहुत अच्छा है। इस पर हम लोगों ने बहुत प्रयोग किए थे। मैं करीब 38 साल तक जो है आकाशवाणी में सेवा दिया हूँ और इसी काम से जुड़ा रहा हूँ। तो तब मुझे जो है एक अच्छा लगता है और उसको मैं कई जगह सुनाता भी हूँ। मेरा अपना नहीं है, गालिब का है। वो कहता है कि यूं तो दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, यूं तो दुनिया में और भी हैं सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब कहे अंदाज बयां। तो जो अंदाज बयां है वही अलग होता है और हमने उस पर बहुत प्रयोग किए थे कि भाई कौन सी चीज जो है श्रोता ज्यादा ढंग से समझ सकता है या उसे अपना सकता है। वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजें प्रस्तुत कर दी, लेकिन वो जो जिसने ग्रहण करना है वो उसके अनुरूप चीजें बन रही हैं कि नहीं, हमारा तरीका उस तरह का है या नहीं है, उस तक जो है हम किस तरह जुड़ सकते हैं ताकि वो उसे स्वीकार करने की स्थिति में आ जाए। तो अगर हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो आधुनिक विज्ञान है वो जो है आम जन तक पहुंच सकता है। और हमारे देश में जो है इस पर बहुत बड़ी योजनाएं चली है। विज्ञान भी इसी में रहा है, विज्ञान प्रसार भी उसी में है। तो लेकिन बात यह है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं नए को जो है टालने के या डालने के चक्कर में हम अपना पुराना भूल तो नहीं रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ अपना ज्ञान है तो उसे हमें जो है देखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। अगर कोई लोग कहते हैं साहब ये हमारे धर्म में है, ये है, नहीं है, तो हमें उस तरह का अनुकरण करना चाहिए। मुझे मन्ना जी दिखाई दिए हैं तो इसका मतलब जब मुझे अपनी बात पूरी कर देनी चाहिए। हम इस धरती की संतानें हैं और धरती हमारी माता है। वेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो अगर हम इस भूमि के जो है पुत्र हैं, भूमि हमारी माता है, हमें इसका सम्मान भी करना चाहिए और इस पर जीना भी सीखना चाहिए। इस पर हमें जो है विश्व बंधुत्व और जो है विश्व बंधुत्व ही नहीं, हमें जो है सृष्टि के साथ पंच तत्वों के साथ समन्वय करके जीना आना चाहिए। तो ये सारी बातें भी जो है आज के आयोजन में रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से डॉक्टर A.K. मर्चेंट, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, डॉक्टर R जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर करण सिंह जी, सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बालेन्द्र शर्मा जी का और उदय मन्ना जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और
दिलीप जी का भी जो विशेष टिप्पणी के साथ में हमारे साथ थे, हमारे वे तमाम दर्शक जो कि किसी भी तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 6 सालों से जुड़े हुए, और खासकर से जो हमारे उदय मन्ना जी हैं, अब तक 54-55 प्रोग्राम जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के जो है कर रहे हैं। इसी तरह के और भी आयोजन है, जैसे भी बताया कि महिला दिवस पर विशेष कर रहे हैं। सबको जुड़ना चाहिए और हमारी सद्भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। धन्यवाद पार्थसारथी थपलियाल जी। और अब मैं अंत में श्री उदय कुमार मन्ना जी को आमंत्रित करता हूं अपने 2 शब्द कहने के लिए, और उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। थपलियाल जी का तो जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि कई सालों से उनके साथ काम करने का, उनके नेतृत्व में मुझे मौका मिला। बहुत ही विद्वान आदमी है और आज किस यात्रा पे हैं, मतलब देश की सेवा के लिए कहीं ना कहीं यात्रा करके लोगों को जागरूक करते रहते हैं। थपलियाल जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे धन्यवाद किया सभी लोगों का, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर करण सिंह जी का तो धन्यवाद आप सभी लोगों की तरफ से, लोग हृदय से आभारी हैं कि आजादी की अमृत गाथा को उन ऊंचाइयों तक ले जाने में आप सभी लोगों का योगदान है। और ये भारत सरकार के अमृत महोत्सव में भारत की सबसे बड़ी जन भागीदारी करने की जो प्रेरणा थी, वो पार्थसारथी थपलियाल जी की ही प्रेरणा से हुई है। इन्होंने ही हिम्मत दी कि हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि खुद ही कई मंचों पे थपलियाल साहब ने साझा किया है आरजेएस के कार्यक्रम में, तो इन्होंने ही प्रेरणा दी और आजादी की अमृत गाथा लेकर आरजेएस फैमिली जो है वो बीड़ा उठा लिया। और ये जन भागीदारी की भारत में सबसे बड़ी श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम है। 75 कार्यक्रम होंगे और अगस्त में प्रोग्राम होगा। किताब के अंदर ये अमृत गाथा को भी लाया जाएगा। ओपनिंग रिमार्क्स प्रफुल्ल डी सेठ साहब ने दिया, जो कि हम लोगों के आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और ये को ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं। प्रफुल्ल डी सेठ साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एफआईपी एंड वाइस चेयरमैन एंड पेशेंट सेफ्टी एक्सेस। और ओपनिंग रिमार्क्स देने के बाद फिर बालंदु शर्मा दाधीच जी काफी पुराने हमारे दोस्त भी रहे हैं, पत्रकारिता से रहे हैं, आज डायरेक्टर हैं इंडियन लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट। ये जानना बहुत जरूरी है, उन्होंने स्पीकर और मॉडरेटर दोनों की भूमिका निभाकर आजादी की अमृत गाथा को एक नया आयाम दिया। बहुत विद्वान आदमी है। और डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब तो बहुत ही आरजेएस फैमिली को बहुत ही सहयोग प्रदान करते हैं। आज को ऑर्गेनाइजर द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन है, तो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और मित्र फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं। और द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के जो एडवाइजर हैं प्रोफेसर चंद्र मोहन जी, उनकी बहुत स्पीच रहा नेशनल साइंस डे पे, जो सेक्रेटरी जनरल हैं कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और डॉक्टर करण सिंह जी के बारे में तो बार बार चर्चा हुई है, उनके प्रेजेंस थ्रू आउट रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है, जो इतने मंत्रालयों में रहे, जो कि फिलोसोफर, ऑथर और स्टेट्समैन हैं, आज मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने सहमति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर आर गोपीचंद्रन साहब तो आरजेएस फैमिली से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं खींच कर ले आई है। और आप बहुत बड़े संस्थान विज्ञान प्रसार जो डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं, एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस नोएडा में उन्होंने आमंत्रित भी किया है। तो गोपीचंद्र साहब, हम लोग सकारात्मक बैठकें देश भर में करते हैं। और यहाँ पर ऑब्जर्वर आरजेएस के जो ऑब्जर्वर है, जो पूर्व निदेशक एमसीडी दीप चंद्र माथुर जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उनका भी धन्यवाद। वो जुड़े थे। तमाम आरजेएस फैमिली के लोग, आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर्स जो स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों पर वीडियो भेजते हैं आरजेएस की टेक्निकल टीम को, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। ये एक सामूहिक वर्क हो रहा है। और प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी का भी सहयोग आजादी की अमृत गाथा में लगातार रहा है। अब हम लास्ट में जो कि डॉक्टर करण सिंह जी ने बैनर को रिलीज किया है, वो एक बार आप लोगों के सामने फिर से रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि हर रविवार आरजेएस वेबिनार है। 11 बजे आप लोग उपस्थित हो जाइए और कुछ न कुछ देश के लिए देने की योजना बनाइए।
और यहाँ पर बैनर कहेंगे टेक्निकल टीम को कि वो शेयर करें, जिसमें कि हम लोग महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा ये प्रोग्राम जो हो रहा है, जो कि जेंडर इक्वलिटी ब्रेक द बायस, ये है इंटरनेशनल विमेंस डे 2022 की थीम, लैंगिक समानता पूर्वाग्रह को तोड़ें। और ये सभी गणमान्य अतिथि जो है आपके सामने है। ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर पुष्कर वाला जो मॉडरेटर हैं उस दिन और को ऑर्गेनाइजर हैं उस कार्यक्रम की, उनका भी हम आभारी हैं। झारखंड सकारात्मक सूचना केंद्र की प्रभारी हैं। तो इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा। और अंत में आज ऑर्गेनाइजर जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है इस तरह के आजादी की अमृत गाथा को, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का टेक्निकल टीम से कहेंगे उनका बहुत आभार है। द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसी के साथ अगले रविवार को फिर हम आमंत्रित करेंगे, आप सभी इस मंच पर आइए। और आज क्वेश्चन आंसर का सेशन भी था। हम लोग अगली बार महिलाओं के साथ जो बातचीत होगी, तो आप अपने और अपनों को इसमें शामिल कीजिए। महिलाओं की बात महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के मंच पे होगा। तो यह है आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन का सहयोग, महिलाओं का सम्मान। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत करते हुए आजादी की अमृत गाथा के 54वें अंक को संपन्न करने की आप सभी से अनुमति चाहेंगे। जय हिंद जय तपसिल जाति आदि, जी जी, जय हिंद जय भारत। इसमें आरजेएस टीजेएपीएस केबीएसके, ये दो संस्थाएं, जो एक पश्चिम बंगाल की है और एक दिल्ली की, 6.5 साल से हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन को आप लोगों के सहयोग से ही आगे ले जा पा रहे हैं। किताब के अंदर ये सारी आजादी की